हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैंने एक राइटअप था हमारे जो वकील है सेवाराम साहब, संगला साहब वाले केस में, उन्होंने लिखा और आमिया कुमार जी के पास भेजा। लंबा लेटर था, काफ़ी बातें थी और उनमें से शॉर्ट करके मैंने कुछ यहाँ लिखा। उस लेटर को पढ़ने के बाद सेवाराम जी, हम आपको एक बात बता देते हैं, आप में हमारा फुल विश्वास है, फुल फेथ है। लेकिन उस दिन इस लेटर में जो कुछ लिखा है, इसके जस्ट अपोजिट जो आपने कोर्ट में बोला, आपने बोला या किसी ने बोला, हमें पता नहीं किसने बोला, उससे इंप्रेशन ये गया कि 2008-3-2024 से पहले पेंशन अपडेशन नहीं था, उसके बाद पेंशन अपडेशन हुआ है और वो एक इलॉजिकल स्टेटमेंट था। वही मैंने डाला था और लोग इस पर नाराज़ थे। उसके बावजूद भी लोगों ने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने जो कुछ उस लेटर में लिखा है मैं बताना चाहूँगा। आपने कहा कि पंजाब हाई कोर्ट में आप क्यों हारे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हमारे पंजाब सिंध के कुछ गए थे, संगला बाला साहब केस भी था, और भी ओबीसी के गए थे, और भी अफसर गए थे। तो आप कहते हो कि उनका जो पिटीशन थी उसके साथ में उन्होंने जॉइंट नोट 1910-93 का नहीं लगा रखा था। फिर आप कहते हो आईबीए का लेटर था 17/12/1993 का, आयोग को लिखा गया था अश्योरेंस ऑन पेंशन अपडेशन, जो आरबीआई की लाइन पर दिया गया था अश्योरेंस, वो भी वहाँ लेटर नहीं लगा हुआ था। फिर आप कहते हो आईबीए का लेटर था 16/3/1994 को, आयोग को लिखा था, इन्होंने फिर कन्फर्म किया इनमें कि आरबीआई पैटर्न में पेंशन अपडेशन करेंगे। इसका मतलब आईबीए अश्योरेंस देता चला आ रहा है। कब से? 1994 से 1993 से अश्योरेंस देता चला रहा है। और इसी प्रकार का इनका रेजिडुअल इश्यूज में है। मतलब इनकी जो अश्योरेंस है और जो रेगुलर इश्यूज में जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा है, कोई उनके लिए मायने नहीं रखता। मिनट्स ऑफ स्पेशल कमेटी आरबीआई पर, और मिनट्स ऑफ स्पेशल कमेटी की थी, उसमें भी क्या था, आरबीआई के पैटर्न में पेंशन अपडेशन करने का मैटर था। लेकिन ये सारी चीज़ें पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में जो हमारी केस लगे हुए थे बैंक पेंशनर्स के, वहाँ नहीं दिए गए थे। आपने ये सारे केस यहाँ पर लगा दिए। बहुत अच्छी बात है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं सब चीज़ों के लिए। और आप आगे बढ़े। आप कहते हो 27/10/1994 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेयर बैंक्स वर इन्फॉर्म टू गिव पेंशन अपडेशन फॉर दोज हु रिटायर्ड अप टू 31/12/2087। ये 12 है, 2 नहीं है। आप कहते हो कि बैंकों को आईबीए ने लेटर लिखा कब? 27/10/1994 को, कि भाई जो 31/12/1987 तक जो लोग रिटायर हो गए उनको आप पेंशन अपडेशन कीजिए, और बैंकों ने कर दिया। यानी ये 35(1) का जो जिक्र हुआ है पेंशन रेगुलेशन 995 में, या आप उसकी बात कह रहे हो। इसका मतलब ये है कि आईबीए ने पेंशन अपडेशन केवल और केवल 1987 तक जो लोग रिटायर हुए थे उन्हीं के लिए अलाउड किया था, बाद वालों के नहीं। इसका मतलब आपका जो रेगुलेशन 35(1) है वो पेंशन अपडेशन पर लागू नहीं होता है। बड़ा सीधा साधा अर्थ निकलता है इसका। और ये 26/3/1994 को कोई एग्रीमेंट हुआ था, उसके बेस पर लेटर निकाला था इन्होंने। कब? 27/10/1994 को, और केवल उनके लिए था जो 27/12/1987 तक रिटायर हो गए थे। अब सर 1/11/1987 को आपका सेटलमेंट हुआ होगा, तो फिर 1992 के लोगों के लिए क्या पेंशन अपडेशन नहीं हुआ था? क्योंकि इससे तो यही निकल के आता है कि आईबीए ने वन टाइम केवल और केवल उन लोगों के लिए पेंशन दिया था जो 31/12/1987 थे। और यही आपके पेंशन अपडेशन जो पेंशन रेगुलेशन 995 है, उसमें अपेंडिक्स शायद 1 है, उसमें दे रखा है कि वहां तक के लिए है, उसके बाद के लिए नहीं है। यानी 35/1 आपका पेंशन अपडेशन से संबंधित नहीं है। आगे आईबीए रिटर्न एश्योरेंस 27/12/93 और 16/10/1993 में 94 में कई आईबीए ने एश्योरेंस दिया था लिखित में पेंशन अपडेशन के लिए, और वो भी आरबीआई पैटर्न पर। मैं 94 की बात कर रहा हूं सर, आज से 30 साल 31 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। आईबीए ने रिटन एश्योरेंस दिया था कि आरबीआई के पैटर्न पर हम आपका पेंशन अपडेशन करेंगे।
तो सर आप ये बताइए कि 8/3/2024-23 को, ये 24 को ये जो आया था जॉइंट नोट जिसमें आरबीआई अपडेशन है, इसमें यदि आरबीआई के रेजुलर इश्यूज में यदि अपडेशन है तो इसका कोई महत्व है क्या? मतलब खुद ही ये बता रहे कि हमारे द्वारा लिखे गए लेटर, हमारे द्वारा की गई अश्योरेंसेज, हमारे द्वारा दिए गए रेजुलेशन, इनके कोई मतलब नहीं निकलते हैं। अब मतलब किसका निकलता है? ये जितने भी लेटर लिखे गए शिवराम साहब, देखो आप बहुत जानकार हो, मैं नहीं जानता इन चीज़ों में कि लेटर कितने इफेक्टिव कोर्ट में होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, जो बैंकिंग रेगुलेशन पेंशन का है 995 का, वही एक पुख्ता दस्तावेज है। और यदि वो 995 में आया हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि सब 95 से पहले लिखे हुए लेटर हैं, एश्योरेंस है, ये सारे के सारे उसमें कवर हो जाते हैं, पीछे कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब चाहे दिए और चाहे नहीं दिए, यानी इसका मतलब होता है कि आप लड़ाई लड़ोगे तो केवल बैंकिंग रेगुलेशन 995 पर ही लड़ोगे और इसमें कोई मतलब नहीं निकलता है। खैर वो आपके जानो फंड स्टोरी। अब मैं यहां से आप थोड़ी सी आपको बताना चाहा, आप कहते हो कि ये जो आरबीआई ने लेटर एश्योरेंस दिया, इस पे उन पर लग गया डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। सर मैं तो नहीं समझता कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल आरबीआई के इस लिखने से लग जाएगा। सर डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल वहां लगता है कि कोई आदमी प्रॉमिस कर लेता है और वहां से वो मुकर नहीं सकता। ये किस कंडीशन में होता है बताता हूं हमको, क्योंकि आरबीआई को, आईबीआई को या आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपका एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज हैं, सिंगल हैंडेडली या वन साइडेड यदि आईबीआई कोई लेटर निकाल देता है और उससे मुकरता है तो मुकर सकता है सर, उसने कोई एग्रीमेंट नहीं किया आपके साथ में। ये केवल और केवल एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वहां ये डॉक्ट्रिन आता है। और वो कैसे आता है? मैं किसी के साथ में कहता हूं चलो भाई मंदिर बनाएंगे, सामने वाला कहता है मेरे साथ दीवान सिंह मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, उसकी एश्योरेंस पे मैं 20,000 रुपए ठेकेदार को दे देता हूं और बाद में वो व्यक्ति मुकर जाता है। ये है सर, यहां पर लगेगा डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल। अब वो मुकर नहीं सकता क्योंकि उसने मेरे साथ में एश्योरेंस किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। आईबीआई ने यहां आपके साथ में कोई भी एश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है, आरबीआई ने केवल और केवल लेटर निकाला है और उससे न आपको कोई नुकसान हुआ है और न आरबीआई को कोई फायदा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां कोई डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल हो सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, आपको ज्यादा पता होगा, ये लगता होगा। अब मैं सर आगे चलता हूं। सर आपसे रिक्वेस्ट है, शायद हो सकता है मेरी बातों पर ध्यान देना, मैं गलत हो सकता हूं। पहली बात, ये जो फंड स्टोरी हमने बना रखी है, हमारे पास पर्याप्त फंड है, हमें एक्चुअली से फंड कराना चाहिए, हमें ये कराना चाहिए, हम वो कराना चाहिए, सर इसको बंद कीजिए। आप पेंशन रेगुलेशन 995 को पढ़िए, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि पेंशन देते वक्त यह देखा जाएगा कि फंड की पोजीशन क्या है। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि फंड को मैनेज किया जाएगा ट्रस्टी के द्वारा। जितना भी फंड कम पड़ेगा हर साल एक्चुअरी के असेसमेंट के आधार पर बैंक उसका प्रावधान करेंगे। और कहां से करेंगे? चाहे नुकसान हो चाहे फायदा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बैंक टू प्रोवाइड दैट। आईबीआई की ड्यूटी नहीं है सर, आईबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। आईबीआई कुछ भी करे, जब तक इनके पत्रों का, जब तक इनके एग्रीमेंट को बैंक के बोर्ड अप्रूव नहीं कर देते, भारत सरकार अप्रूव नहीं करती, जब तक इनका कोई भी वैल्यू नहीं है। ये जितने भी लेटर आईबीआई ने लिखे हुए हैं, और यदि इनको इंप्लीमेंट बैंक करते हैं तो इसका मतलब भारत सरकार से वहां की अनुमति है, उनको दे रखा है कि भाई आप काम करो। आईबीआई एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। विदाउट रजिस्ट्रेशन के ये ट्रेडमार्क एक्ट 990 में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिससे इमेज मिलती है, इनको रेपुटेशन मिलती है, इनको क्वालिटी मिलती है, इनको रिलायबिलिटी मिलती है और इनके सब तरह से होता है, लेकिन जिम्मेदारी इनकी कोई भी नहीं है। खैर मैं वहां नहीं जाना चाहता। अब आया सर रेगुलेशन 56। आप रेगुलेशन 56 को बहुत ज्यादा इंटरप्रेट कीजिए और मुझे लगता है कि रेगुलेशन 56 ही आपकी नैया पार कराएगा, क्योंकि रेगुलेशन 56 का कहीं न कहीं तार आपके कॉन्स्टिट्यूशन के
पार्ट 14 से जुड़े हुए हैं CCS रूल्स 1972 के माध्यम से। अब ज़्यादा आप इंटरप्रेट कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता साहब। योर फुल कमिटमेंट। सर ये हमने कभी नहीं कहा कि आप फुल कमिटमेंट नहीं कर रहे हो। हाँ, लोगों ने कहा कि जो आपका स्टेटमेंट था उस पर कि शिवराम जी को बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। समझे, कुछ ने कहा, कुछ ने नहीं कहा, क्योंकि वो स्टेटमेंट इस प्रकार का था। आप पर हमें पूरा विश्वास है, आप कर रहे हो पूरा काम, तो आप करते रहिए। ये भी पता है बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ये भी पता है कि आपको पैसे की कमी पड़ रही है। आपने एक बात लगी, लैक ऑफ फंड। ये आपकी जो कहानी है लैक ऑफ फंड वाली, सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप एक बैंक में अकाउंट खुलवाएं और ऐसे लोगों के साथ खुलवाएं कि वो बेहद ईमानदार हों और प्रॉपर तरीके से उस फंड का हिसाब किताब रखा जाए। हम यहां से वीडियो बनाएंगे लोगों को, लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ कि भाई आपकी मर्जी है, आप दो या मत दो। कारण क्या है कि हमने कोई वीडियो बनाए थे, हमने पैसा इकट्ठा करवा दिया था आर्मी के किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और जब उनके पास अच्छा खासा फंड हो गया तो जिन लोगों का वो केस लड़ रहे थे उनके केस आज कोर्ट में पड़े हुए हैं और वो फंड पर मजे मार रहे हैं। और लोग यही कहते हैं कि आपने वीडियो बनाई थे। हम लोगों से कहेंगे आप डालिए, अकाउंट खोलिए, आप बताइए कौन सा अकाउंट है, हम भी पैसे का कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारे चैनल पर लोग बता रहे हैं कंट्रीब्यूट करने को तैयार है, लेकिन जो फंड आपके पास आए उसका प्रॉपर हिसाब किताब हो। ऐसा नहीं हो कि आप भी बदनाम हो जाए और हम भी बदनाम हो कि हमने वीडियो बनाया था। फंड आपको जरूरत है तो फंड लोग देंगे, कलेक्शन के लिए देंगे। बैंक पेंशन ऐसे नहीं है कि आपको नहीं दे सकते हैं। हम जब आप पूरा यकीन के साथ बोलेंगे कि यह हमारा अकाउंट है, और किसी यूनियन के साथ में नहीं खोलना है। किसी यूनियन के साथ यदि ये खोलोगे तो सारे के सारे जितने भी यूनियन धारी हैं, ये सब के सब एक दो को छोड़ करके केवल और केवल सारे फंड को अपने फंड मार जाएंगे और आप तक पहुंचेंगे भी नहीं। केस लड़ना है तो एक अकाउंट खोलें, आप बताएं कि इन लोगों के साथ मैंने अकाउंट फंड खोल रखा है और इसमें कंट्रीब्यूट करें। हमें के पेंशन का केस लड़ना है, चाहे हारे या जीते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फुल स्ट्रेंथ के साथ आप लड़ें। हम आपका साथ देंगे, हम लोगों से कहेंगे, और हम आप में विश्वास करते हैं। और यदि हमने जो वीडियो बनाया था उससे आपको आघात पहुंचा हो तो सर वो बात ही ऐसी थी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ऐसी बातें आप न बोलें, क्योंकि अब भी जितने भी ये लेटर आपने मेंशन कर रखे हैं इनका कोई भी वैल्यू शायद मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट में होगी। केवल और केवल जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं रेगुलेशन 995 के, वही आपके काम आएंगे, और खास करके रेगुलेशन 56। और फंड की चर्चा बिल्कुल बंद कर दो। ये फंड कितना है कितना नहीं है ये आपका काम नहीं है, ये बैंकों का काम है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द पेंशन अपडेशन। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।